इकोनॉमिक्स के एक नए टॉपिक के साथ आपका पुनः स्वागत है। इस समय हम पढ़ने वाले हैं लोक वित्त या लोक राजस्व या पब्लिक फाइनेंस का टॉपिक, जिसका नाम है कराधान या करारोपण के प्रभाव। क्या है टॉपिक का नाम? करारोपण या कराधान के प्रभाव। अब चाहे कराधान बोलो और चाहे करारोपण बोलो, दोनों का मीनिंग एक ही है, इंग्लिश में टैक्सेशन। तो इफेक्ट्स ऑफ टैक्सेशन, ये वाला टॉपिक अभी हमारा रहने वाला है। तो समझते हैं कि करारोपण या कराधान के प्रभाव क्या पड़ते हैं किसी देश की अर्थव्यवस्था पर। तो किसी देश की अर्थव्यवस्था में उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण, ये सभी क्षेत्र क्या होते हैं? टैक्स के लगने से या करारोपण के लगने से प्रभावित होते हैं। और ये जो प्रभाव हैं, ये दो प्रकार से काम कर सकते हैं। एक अनुकूल प्रभाव हो सकता है और दूसरा प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है। अनुकूल कब होगा? जब टैक्स की दर कम होगी। जब टैक्स या कर की दर कम होगी तब उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण सभी पर जो प्रभाव पड़ेगा वह अनुकूल पड़ेगा। लेकिन जब टैक्स की दर बहुत ज्यादा हो जाए तो इन्हीं क्षेत्रों पर इसका प्रतिकूल असर पड़ेगा। क्या पड़ेगा? प्रतिकूल असर पड़ेगा। तो डाल्टन का क्या कहना है? यहाँ पे लिखा हुआ है डाल्टन, जो कि अमेरिकन अर्थशास्त्री थे और अधिकतम सामाजिक कल्याण का सिद्धांत दिया था, जो जिसको हम आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं। इसमें डाल्टन ने क्या कहा? आर्थिक दृष्टि से सर्वोत्तम कर पद्धति वह है जिसके अच्छे प्रभाव अधिक तथा न्यूनतम बुरे आर्थिक प्रभाव पड़े। तो डाल्टन क्या कह रहा है कि आर्थिक दृष्टि से सर्वोत्तम कर प्रणाली कौन सी है भाई? जिसका की प्रभाव अर्थव्यवस्था पर सबसे ज्यादा अच्छा पड़े और निगेटिव जो इफेक्ट्स है वो कम से कम हो। ठीक है, तो कुल मिलाकर अनुकूल प्रभाव ज्यादा होने चाहिए किसकी तुलना में? प्रतिकूल प्रभाव की तुलना में। तो आप इसको पढ़ लेंगे। ओके, आगे बात करते हैं कि जो प्रोफेसर डाल्टन हुआ उसने कराधान के जो प्रभाव हैं या करारोपण के जो प्रभाव हैं इनको तीन भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? तीन भागों में बांटा है। पहला है उसका उत्पादन पर कराधान के प्रभाव, अर्थात उत्पादन पर जो कर गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं तो उसका क्या असर या प्रभाव पड़ने वाला है। दूसरा है आय के वितरण पर कराधान के प्रभाव, कि आय के वितरण पर, अर्थात आय का वितरण समाज में क्या होता है? असमान होता है, ये समान होता है, ये वाला असर यहां पर देखा जाएगा। तीसरा है अन्य प्रभाव, अदर इफेक्ट्स। तो कुल मिलाकर डाल्टन ने कराधान के प्रभावों को 1, 2, 3, 1, 2, 3 तीन भागों में बांटने का काम किया है। ओके, अब बात करते हैं कि यह है पहला हेडिंग, पहली वाली हेडिंग है उत्पादन पर कराधान के प्रभाव। अर्थात पहली हेडिंग उठा के यहां लिख डाली क्योंकि उसने अलग अलग करके इनकी क्या की है? व्याख्या की है, बतलाया है कि ऐसा ऐसा होगा। तो देखो भाई, उत्पादन पर कराधान के प्रभाव, ये वाली पहली हेडिंग पढ़ेंगे, उसके बाद इसको विस्तार से पढ़ेंगे, फिर इसको विस्तार से पढ़ेंगे, अर्थात डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो पहली क्या है? ए वाली, ऊपर वाली ले ली हमने, उत्पादन पर कराधान के प्रभाव। तो उत्पादन पर कर लगाने से जो प्रभाव पड़ते हैं उसको भी उसने तीन भागों में बांटने का काम किया है। कौन कौन से भाई? काम करने तथा बचत करने की क्षमता पर प्रभाव, काम करने और बचत करने की क्षमता पर प्रभाव, अर्थात अनुकूल प्रभाव पड़ता है या प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। दूसरा है काम करने तथा बचत करने की इच्छा, अर्थात इच्छा अलग हुई और क्षमता क्या हुई? अलग हुई। ओके, और तीसरा है उत्पादन की बनावट एवं ढांचे पर प्रभाव, कि उत्पादन का ढांचा क्या होता है? बदलता है कि वही रहता है, उत्पादन वृद्धि होती है या कमी होती है। तो ये अर्थात इस पहली हेडिंग के भी तीन पार्ट हो गए। ठीक है जी, अब इनको क्या करेंगे फिर अलग अलग हम यहां पर पढ़ेंगे। पहला है काम करने तथा बचत करने की क्षमता पर प्रभाव। यहां पे लिखा हुआ पहला, काम करने तथा बचत करने की क्षमता पर प्रभाव, कि काम करने, काम कौन करता है? आदमी करता है। बचत कौन करता है? आदमी करता है। तो यदि किसी देश में जो कर लगाए जाते हैं
और उन करों का जो प्रभाव है या असर है वो उत्पादन और बचत को घटाने वाला होता है, तो उसका क्या असर होगा? काम करने तथा बचत करने की जो क्षमता है, इन दोनों में गिरावट आएगी। अर्थात क्या होगा? काम करने से क्या होगा भाई? उत्पादन होगा, उत्पादन भी घटेगा, ठीक है, और इसका मीनिंग होगा आय भी घटेगी, और आय के साथ साथ क्या होगा? जब आय कम होगी तो बचत भी घटेगी। तो यहां पर इसको समझते हैं कि समाज में हमारे मुख्य रूप से दो प्रकार के लोग हमें देखने को मिलते हैं। एक होते हैं गरीब तबके के लोग और एक होते हैं अमीर तबके के लोग। तो गरीबों की संख्या सबसे ज्यादा होती है और अमीरों की क्या होती है? सबसे कम होती है। तो देखिए, जब टैक्स लगेगा, कर लगेंगे, तो सबसे ज्यादा जो असर पड़ने वाला है वो असर पड़ता है गरीब आदमी पर, देश में रहने वाले गरीब लोगों पर पड़ता है। कैसे पड़ता है? कि माना कि जो कोई गरीब आदमी है, कैसा आदमी है? गरीब आदमी है, उसकी इनकम कितनी है? 2000 है। देखिए, 2000 उसकी इनकम है और माना कि 500 रुपया उससे टैक्स ले लिया जाता है, तो अब उसके पास कितने पैसे बचेंगे? 1500 रुपया। ठीक है जी। तो कुल मिलाकर क्या होगा कि 1500 रुपये में उसे अपने परिवार का भरण पोषण करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि 500 तो गवर्नमेंट ने ले लिया, और यदि ये 500 रुपये वो टैक्स के रूप में नहीं देता तो उसके पास कितने होते हैं? तब 1500 थोड़ी होते, 2000 रुपये होते। तो 500 रुपये जो सरकार ने उससे ले लिए, तो 500 रुपये की क्रय शक्ति क्या हो गई है? गरीब आदमी की कम हो गई है। अब 1500 रुपये में ही उसने एन केन प्रकारेण अपने परिवार का भरण पोषण करना है। ठीक है जी। जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनकी मात्रा में उसे कटौती करनी पड़ेगी। माना कि वह पहले 1 किलो दूध ले रहा था, तो अब उसे आधा किलो मिल्क में काम चलाना पड़ेगा। यदि दाल पहले गाढ़ी खाता था, ये दाल गाढ़ी पीता था, तो अब दाल में ज्यादा पानी मिलाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी परचेजिंग पावर क्या हो गई है? 500 रुपये घट गई है। तो कुल मिला के उसने जो महीने भर का खर्चा है वो 1500 रुपये में ही चलाना है। ओके, तो इसका असर क्या होगा? उसकी काम करने की, मतलब कार्य करने की जो क्षमता है वो कैसे हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्यों क्यों हो जाएगी कम? वो इसलिए होगी कि उसे 1500 रुपये में काम करना पड़ेगा, या उससे नीचे भी कुछ लोग होंगे, उन्हें उससे भी कम पैसे में काम करना पड़ेगा, तो अच्छा भोजन उनको नहीं मिलेगा, तो क्या होंगे? टिड्डी हो जाएंगे, कमजोर। और जब कमजोर होगा आदमी तो वो क्या अच्छा खासा काम कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो काम करने की क्षमता उसकी गिर जाएगी, गाल अंदर पचक जाएंगे, ठीक है, शरीर में जान नहीं रहेगी, रोग लग जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से उसकी कार्य करने की जो एबिलिटी है, क्षमता है, वो कम हो जाएगी। अब बताओ, टिड्डी जैसा आदमी होगा तो कैसे काम करेगा? लेकिन अच्छा खासा खा रहा है, पी रहा है, ठीक है जी, तो उसकी काम करने की क्षमता क्या होगी? ज्यादा होगी, हट्टा कट्टा होगा, तो खूब काम करेगा ना। तो कुल मिलाकर कहने का अर्थ क्या है कि जो गरीब आदमी है उस पर जो कर का प्रभाव होगा वो ये देखने को मिलेगा कि काम करने की क्षमता उसकी गिर जाएगी। ठीक है जी, काम करने की क्षमता उसकी गिर जाएगी। साथ में क्या होगा? बचत करने की क्षमता, बचत करने की क्षमता भी उसकी घट जाएगी। क्यों घटेगी भाई? कि 1500 रुपये अब परिवार का भरण पोषण ही नहीं हो पा रहा है, परिवार ही नहीं चल पा रहा है, तो वो बचत कहां से करेगा? वो बचत कहां से करेगा? ये तो पहली बात हो गई। तो कुल मिलाकर कहने का मीनिंग है कि 1500 रुपये में ही उसको महीने भर का जुगाड़ करना पड़ेगा गरीब आदमी को। ठीक है, तो कुल मिलाकर गरीब आदमी की जो काम करने की क्षमता है वो कम हो जाएगी। जो 6 घंटे काम कर सकता था अब वो इतना नहीं कर पाएगा, वो 2 घंटे ही काम कर पाएगा। ठीक है, बचत उसकी जीरो हो जाएगी। तो कुल मिला के वो रोते रोते जिंदगी जिएगा। अब दूसरी बात करते हैं अमीर वाले की। जो अमीर आदमी होता है उस पर टैक्स का प्रभाव, करों का प्रभाव उस पर बहुत कम पड़ता है, क्योंकि उसकी जो इनकम होती है वह क्या होती है? लाखों में होती है। कैसे होती है? लाखों में होती है, तो उस पर टैक्स लगता भी है ना।
टैक्स लगता भी है तो टैक्स देने के बाद भी माना उस पर उत्तराधिकारी का कर लग रहा है, उस पर संपत्ति का भी कर लग रहा है, इन करों को भी दे देता हो, ठीक है, तो तब भी उसके पास पैसा बहुत बचता है। पैसा क्या होता है उसके पास? बहुत बचता है। तो उसकी कार्य करने की जो क्षमता है, क्योंकि इस वाले भाग में हम पढ़ रहे हैं कि जो गरीब आदमी है उसकी काम करने की क्षमता क्या होती है? घटती है, बचत करने की क्षमता घट जाती है। लेकिन जो अमीर आदमी है उस पर इसका जो इफेक्ट है कर का, वो दूसरे प्रकार से काम करता है। जैसे मैं बता रहा हूं आपको कि अमीर के पास ज्यादा पैसा होता है, उस पर करों का जो प्रभाव होता है वह नाम मात्र का होता है, क्योंकि उसके पास पहले से ही बहुत ज्यादा पैसा है। कुछ कर दे भी देता हो तब भी उसके पास, ठीक है, कट्टा भर के नोट रहते हैं उसके पास, ठीक है, बंडल रहते हैं उसके पास। तो यहां पर क्या होता है कि जो काम करने की क्षमता और बचत करने की जो क्षमता है, काम करने की क्षमता अमीर आदमी की बढ़ जाती है। और कैसे बढ़ जाती है? ऐसे बढ़ती है कि जब अमीर आदमी टैक्स को दे देता है तो कुछ ना कुछ उसके खजाने में आय में कमी होगी। तो इससे पहले क्या करता है, अर्थात कर न देने से पहले वो जो विलासिता की वस्तुएं हैं, बहुत महंगी वस्तुएं हैं, उनको खरीद रहा था। वो BMW बहुत विलासिता की गाड़ी मानी जाती है, महंगी है, लग्जरी कार है, मर्सिडीज है, ठीक है, बहुत महंगे सोफे, बहुत महंगे कपड़े। तो इनको वह क्या करेगा? अब नहीं खरीदेगा, क्योंकि अब वो देख चुका है कि टैक्स ज्यादा हो गया है। तो जब वो विलासिता की वस्तुएं नहीं खरीदेगा तो क्या होगा? उसका जो आलस्यपन था, वो भोग विलास में जो खो रखा था, आनंद ले रहा था, तो उसमें कटौती होगी, ठीक है। अब भोग विलासिता से जब बाहर निकलेगा तो उसका जो मन है वो काम करने में ज्यादा लगेगा, काम करने में उसका मन ज्यादा लगेगा, क्योंकि अब विलासितापूर्ण जिंदगी क्या हो गई है? खत्म हो गई है। तो ऐसे में अमीर आदमी की क्या होगी? काम करने की क्षमता बढ़ जाएगी। वो टिड्डी नहीं बनेगा, वो टिड्डी नहीं बनेगा, वो और कमाने की कोशिश करेगा भैया, कि विलासिता की वस्तुएं अब हमें नहीं मिल रही हैं, तो फिर ज्यादा मेहनत करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। तो कुल मिलाकर अमीर की जो काम करने की क्षमता होती है वो क्या होती है? बढ़ जाती है, भले उसकी बचत घट जाती है। तो कुल मिलाकर कहने का क्या अर्थ है कि करों का काम करने तथा बचत करने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ता है क्रय शक्ति पर, वह गरीब का पड़ता है। अमीर पर इसका असर ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। तो यहां पर हम पढ़ रहे हैं किस संदर्भ में? उत्पादन के संदर्भ में पढ़ रहे हैं। और हेडिंग दे रखी काम करने, तो काम जब करेगा तो वस्तु का क्या होगा? प्रोडक्शन होगा, उत्पादन होगा, ठीक है जी। तो उत्पादन और बचत दोनों का यहां पर जो असर करारोपण के द्वारा पड़ने वाला है वह पड़ेगा प्रतिकूल असर। ओके, तो इस प्रकार से ये होगी हमारी पहली इस वाले की हेडिंग। अब दूसरी है काम करने तथा बचत करने की इच्छा पर प्रभाव। अब क्षमता तो हमने बता दिया आपको कि क्षमता क्या होती है। अब चलेंगे हम इच्छा पर, कि इच्छा पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। यहां पे लिखा हो नंबर 2 में, देखो भाई, काम करने तथा बचत करने की इच्छा पर प्रभाव। काम करना और बचत करना वहां भी आ चुका है, लेकिन यहां आ रही इच्छा कि व्यक्ति की जो डिजायर है उस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो एबिलिटी में हमने कहा कार्य करने की क्षमता, योग्यता, हट्टा कट्टापन, ठीक है। यदि भोजन नहीं मिलेगा तो आदमी रुग्ण होगा, कमजोर होगा, ठीक है, काम नहीं कर पाएगा। लेकिन यहां पर बात की जा रही है कि वो काम करने का इच्छुक होगा ज्यादा। ओके, क्या वो ज्यादा बचत करने का इच्छुक होगा? इस बात पर हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। तो देखो, काम करने तथा बचत करने की इच्छा पर करों का क्या प्रभाव पड़ने वाला है भाई? तो देखते हैं यहां पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके अंदर दो बातें आती हैं कि करों की प्रकृति किस ढंग की है। करों की प्रकृति किस ढंग की है, मतलब वो डायरेक्ट टैक्स है, प्रत्यक्ष कर है, या परोक्ष कर है, या आपका क्या है, अधोगामी है कर है। तो अलग अलग है। दूसरा है व्यक्ति विशेष की प्रतिक्रिया, कि जब उस पर टैक्स लगता है, कर लगता है, तो उस टैक्स
के लगने से उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है। तो ए और बी ये दो चीजें क्या करेंगी, काम करने तथा बचत करने की इच्छा पर प्रभाव डालने वाली है। तो इसको समझते हैं। पहला है करों की प्रकृति। जो कर क्या होते हैं, सामान्य प्रकृति के होते हैं, जैसे कि परोक्ष कर जिन्हें हम कहते हैं, जैसे हमारे भारत में चलने वाला जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। तो जो इस प्रकार के जो सामान्य कर है, जो वस्तुओं पे लगते हैं, सेवा पे लगते हैं, तो इनका क्या होता है, यहाँ पे लिखा है वस्तुओं और सेवाओं पर, तो इनका जनता पर, लोगों पर ज्यादा असर देखने को नहीं मिलता है। आप देख ही रहे हैं मार्केट में लोग वस्तुएं खरीद ही रहे हैं, ठीक है, खरीद रहे हैं, बेचने वाला बेच ही रहा है, तो इसका ज्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। अर्थात काम करने तथा बचत करने की इच्छा पर इसका प्रतिकूल असर नहीं पड़ता है। इसी में लेते हैं प्रत्यक्ष कर। कुछ प्रत्यक्ष कर ऐसे होते हैं भाई, डायरेक्ट टैक्स ऐसे होते हैं कि जो कि हमेशा नहीं लगते हैं, ये केवल अमीर व्यक्तियों पे लगते हैं। तो जैसे कोई अप्रत्याशित लाभ हो गया, किसी को अप्रत्याशित लाभ हो गया, उसकी लॉटरी खुल गई, उसे क्या होगी, लॉटरी खुल गई और उस पर गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया। क्या हो सकता है, या एकाधिकार का जो लाभ होता है, उसकी फैक्ट्री है और वही एकमात्र उत्पादक है, तो दूसरा उसका कोई कंपिटेटिव मार्केट में नहीं है, तो उत्पादन को करेगा, ठीक है, करेगा। यदि उसके ऊपर टैक्स भी लगता है लेकिन उसको प्रॉफिट हो रहा है लगातार, तो वह उत्पादन करते चले जाएगा जब तक उसको लाभ होगा। दूसरा, जैसे अप्रत्याशित लाभ की बात हमने की कि लॉटरी लग जाए, उत्तराधिकारी कर लग जाए, ठीक है जी, तो यहाँ पे तो उसको मुफ्त का पैसा मिल रहा है, तो टैक्स लग भी जाए तो उसको कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इससे क्या होता है, उत्पादन अर्थात काम करने और बचत करने दोनों की क्षमता प्रभावित नहीं होती है। ओके, लेकिन कुछ कर ऐसे होते हैं, जैसे ये भी डायरेक्ट टैक्स हैं, जैसे कि आयकर हो गया, निगम कर हो गया, संपत्ति कर हो गया। इस प्रकार के जो कर हैं, क्योंकि आयकर सीधे व्यक्ति की आय पर लगता है, जिनकी आय ज्यादा होती है उन पे यह टैक्स लगता है, और जिनकी आय जीरो होती है या कुछ सीमा तक जहां तक गवर्नमेंट की बना रखी है वहां से नीचे होती है, तो इन पे किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगता है। लेकिन बात हो रही है कि जिन पर यह टैक्स लगता है, आयकर, डायरेक्ट, निगम कर, संपत्ति कर, तो जिसकी संपत्ति ज्यादा होगी उसी पे लगेगी। हमारी संपत्ति क्या है, 2-4 लाख रुपए की है, ठीक है, तो कहाँ लगने वाला है। निगम कर, जो कॉर्पोरेट टैक्स होता है, बड़ी बड़ी कंपनी उन पे लगता है, तो इस प्रकार का जो टैक्स है उन पे लगता है, तो उन पर असर क्या पड़ेगा, काम करने और बचत करने की क्षमता पर, दोनों पर निगेटिव असर पड़ने वाला है, प्रतिकूल असर पड़ता है। इनकम टैक्स क्या करता है, व्यक्ति को इनकम को घटा देता है। किसी व्यक्ति की सालाना इनकम 12 लाख रुपए है, 2 लाख रुपए उसने टैक्स दे दिया, तो 10 लाख और उसके पास बचेगा। अब जो 2 लाख उसने वहां दे दिया, ठीक है, तो उसके खाते से चला गया, तो इससे क्या कर सकता था, अपनी पत्नी के लिए अच्छी सी साड़ी ला सकता था, अच्छा सा, ठीक है, हार ला सकता था, अच्छा सा गलाबंद ला सकता था। तो इससे वो अपनी पत्नी की ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर सकता है, तो 10 लाख रुपए उसकी इनकम रहेगी। तो कुल मिलाकर आय कर, निगम कर, संपत्ति कर यदि लगते हैं किसी व्यक्ति पर, तो ये क्या करते हैं, काम करने तथा बचत करने की इच्छा पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। इनसे प्रोडक्शन गिरता है, ठीक है, प्रोत्साहन नहीं मिलता है, हतोत्साहित होता है आदमी। काम कौन करता है, आदमी ही करता है, और बचत कौन करता है, आदमी ही करता है। इतनी बात समझ में आ रही होगी। मेरा आई और एस, इन्वेस्टमेंट और सेविंग, जब तक यहां पर एकाधिकार रहता है किसी व्यक्ति का, तो वह देखता है कि जब तक उसको लाभ होता रहता है, ठीक है, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, ठीक है, इस प्रकार से उसकी लाभ में वृद्धि होती चली जाती है। टैक्स भी लग रहा है उसको, उसने 1000 रुपए कमा दिया, ठीक है जी, और उस पर 50 रुपए उसने टैक्स भी दे दिया, तो फिर भी वो लाभ में रहेगा। तो ये जो एकाधिकार वाला लाभ है कब तक चलता रहेगा, जब तक कि उसकी क्या होगी, इन्वेस्टमेंट, अर्थात आय बढ़ती रहेगी, तब तक वो आई फॉर इन्वेस्टमेंट करता रहेगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या करनी पड़ेगी, बचत, बचत उसकी लाभ होगी, तो तब कब तक वो इन्वेस्टमेंट करेगा, जब तक उसको लाभ होगा, ठीक है। और जो लाभ होगा अर्थात उसी को बचत कहेंगे, और बचत का फिर वो क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट करता चला जाएगा। अगली बात करते हैं, और इसी बात में कर लें कि काम करने तथा बचत करने की इच्छा प्रभाव में कि अभी तो हमने अमीर आदमी की बात की, ठीक है जी, गरीब आदमी की हम यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि गरीब आदमी तो सामान्य वस्तुओं को, सेवाओं को तो खरीदता ही खरीदता है बाजार से, चाय पत्ती भी लेगा तो चीनी भी लेगा, ठीक है, सब्जी भी लेगा ही,
तो इनको तो देता ही रहता है, तो ज़्यादा इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। वो मान लेता है कि इतना इतना खर्चा तो हमने करना ही करना है। ओके, अब देखिए बी वाला है व्यक्ति विशेष की प्रतिक्रिया। पहली अर्थात काम करने तथा बचत करने की इच्छा पर प्रभाव, टैक्स का कैसा प्रभाव पड़ता है, अनुकूल प्रतिकूल। तो पहला हमने बताया करों की प्रकृति का कहां कहां क्या असर पड़ने वाला है। दूसरा है बी वाला व्यक्ति विशेष की प्रतिक्रिया। व्यक्ति विशेष समाज में हर वर्ग का आदमी रहता है। जब क्या होता है, बजट आता है भारत सरकार का, तो लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है। लोगों को इंतजार रहता है कि सरकार कौन कौन सी घोषणाएं करने वाली, कौन सस्ती होने वाली है, कौन महंगी होने वाली है। सबका ध्यान बजट पर रहता है कि कौन फायदे में रहेगा, कौन नुकसान में रहेगा। बजट के आने से यदि टैक्सेस बढ़ते हैं तो शेयर बाजार क्या होता है, धड़ाम से नीचे गिर जाता है। यदि जो निवेशक है उनको प्रोत्साहन मिलता है, उसमें छूट दी जाती है, रियायतें दी जाती है, तो शेयर बाजार ऊपर चला जाता है। तो व्यक्ति विशेष की प्रतिक्रिया पर क्या होगा, यहां पर देखेंगे हम आय की लोच। आय की लोच, तो जो अमीर आदमी है और जो गरीब आदमी है, ठीक है, इनके लिए आय की जो मांग लोच होती है वो भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती है मेरे भाइयों। ठीक है, देखो भाई पहले लेते हैं आय की बेलोचदार मांग। यानी कि आय की बेलोचदार मांग गरीब आदमियों के लिए होती है। गरीब आदमी के लिए आय की जो मांग लोच होती है, ठीक है, वो कैसी होती है, वो एकदम बेलोचदार होती है भाई। ठीक है, इसलिए लिखा गरीब आबादी, क्योंकि गरीबों की आबादी ज्यादा है। तो इसको याद रखना है कि आय की बेलोचदार मांग किन लोगों के लिए अधिक होती है, गरीब एवं अमीर। तो बता चुके, ये गरीब के लिए होती है, अभी बताएंगे कैसे होती है। दूसरा है आय की लोचदार मांग, अर्थात अमीरों के लिए आय की जो लोच होती है वो कैसी होती है, लोचदार होती है। ठीक है जी, यहां पे अमीर लिख दिया। तो कुल मिलाकर देखिए व्यक्ति विशेष की प्रतिक्रिया में क्या देखा जाता है कि जब बजट आता है तो लोगों के पास जो इनकम है, ठीक है, उसकी लोच देखी जाती है। तो जो हमने कहा कि जो गरीब आदमी है उसके लिए आय की मांग की लोच बेलोचदार होती है, जबकि अमीर के लिए आय की मांग की लोच जो होती है लोचदार होती है। अब ये कैसे होती है, इसको यहां पर समझते हैं उदाहरण के द्वारा। अब देखिए भाई, हम बेलोचदार मांग की बात कर रहे हैं, किसके संदर्भ में कर रहे हैं, गरीब आदमी के संदर्भ में कर रहे हैं। गरीब आदमी देखो भाई, गरीब आदमी है 3,000 रुपये। देखो भाई 3,000 रुपये माना उसका खर्चा है रुपया, इतना खर्चा है उसको, 3,000 रुपये उसको चाहिए ही चाहिए, नहीं तो वह जीवन यापन नहीं कर पाएगा, वह अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाएगा। तो इतना करने के लिए उसे बाजार में क्या करना पड़ेगा, जहां वो नौकरी कर रहा है, जॉब कर रहा है, तो उसे ज्यादा काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ज्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि 3,000 रुपये तो उसको चाहिए चाहिए भैया। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, नहीं कर पाएगा। तो क्या करेगा, 2 टाइम की रोटी खा रहा था 1 टाइम की रोटी खाएगा। ठीक है, फिर रोग लग जाएंगे, फिर रोग लगेगा, फिर डॉक्टर के पास जाएगा, फिर इलाज नहीं होगा तो मर जाएगा। तो आय की बेलोचदार मांग का अर्थ यह है कि उसके पास एक न्यूनतम आय जरूर होनी चाहिए, एक न्यूनतम आय उसके पास जरूर होनी चाहिए, जिससे कि वह अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो इसलिए गरीब की आय की मांग की लोच कैसी हो गई, बेलोचदार हो गई, अनिवार्य रूप से हो गई उसके पास। ठीक, अब बात करते हैं आय की लोचदार मांग। अब ये आय की लोचदार मांग किसके लिए, अमीर के लिए है। अब देखिए अमीर है और उसकी इनकम कितनी है भाई, दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,00,000 रुपए उसकी इनकम है। ठीक है जी, और इसमें से उसने क्या कर दिया, 10,000 दाई सैकड़ा हजार 10,000 उसने क्या कर दिया, इनकम टैक्स के रूप में भी दे दिया। तो उसके पास कितना बचने वाला है भैया, तब भी उसके पास 90,000 बचने वाला है। अब भी लग रहा है उसको अरे 90,000 तो है ही ना, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से खा पी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है उसको। लेकिन गरीब के मामले में देखिए कि गरीब के लिए तो इतना जरूरी है भैया कि 3,000 रुपये कमाऊंगा तभी चलेगा, अदरवाइज क्या भूखा पेट सोना पड़ेगा, नहीं तो कब तक सोएगा।
ठीक है, भूखा पेट कब तक सोएगा यदि भोजन नहीं मिलता है। लेकिन अमीर व्यक्ति तो देख रहा है भाई 10,000 चले गए, 90,000 हमारे पास है, ठीक है, 90,000 रुपए हमारे पास है, हम अपनी जिंदगी चला सकते हैं। तो यहाँ पर क्या असर पड़ने वाला है, तो यहाँ पर काम करने की जो क्षमता है वो गरीब आदमी की बढ़ जाएगी, क्योंकि उसे काम तो करना ही करना है भैया, बहुत मेहनत करेगा। 3,000 रुपए लाने ही लाने हैं तो ज्यादा मेहनत करेगा, इधर उधर हाथ पांव मारेगा। ओके, अब करते हैं यहां पर बचत की बात। अब देखिए, काम तो व्यक्ति कर ही रहा है, तो ऐसे जरूर नहीं कि 3,000 रुपए होगा। तो व्यक्ति क्या करेगा, जब काम करेगा तो व्यक्ति की जो भविष्य की आवश्यकताएं हैं, तो इसके लिए बचत करना भी क्या है, जरूरी है। बचत करना क्या है, जरूरी है। अमीर आदमी के पास तो है ही, उसके पास इतना पैसा है कि उसका बचत ऑलरेडी पहले की बनी हुई है, फिर भी उसका काम चलता रहेगा। ऐसा तो नहीं कि टैक्स लगाया एकदम धड़ाम से सब कुछ नीचे गिर गया, मतलब वो काम करता रहेगा। तो गरीब आदमी की यहां पर काम करने की जो क्षमता है वह बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि उसको 3,000 रुपये कमाने ही कमाने हैं, नहीं तो मर जाएगा। तो वह अच्छा काम करने का प्रयास करे, दूसरे के पास जाएगा, सर मैं अच्छा काम कर सकता हूं, तो इससे क्या होगा, उत्पादन बढ़ेगा। तो जब उत्पादन बढ़ेगा तो फिर बचत भी बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर काम करने की क्षमता पर, गरीब आदमी की काम करने की क्षमता पर अच्छा असर देखने को मिलता है देन अमीर आदमी की तुलना में। और बचत करने की जो इच्छा है, बचत करना चाहता है, तो यहां पर इंसान यदि ज्यादा कमाना मतलब मिनिमम आय से ऊपर जब चला जाएगा तो वो बचत करना भी स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और अमीर आदमी तो कर ही लेगा। तो कुल मिलाकर कहने का अर्थ क्या है, काम करने बचत करने इच्छा अलग चीज है, ठीक है। इच्छा अलग चीज है कि भाई हमें करना ही करना है, ये हमारी इच्छा है पर डिपेंड भी है, और साथ में भविष्य की आवश्यकता भी है कि बचत करनी करनी है। और साथ में यहाँ पर यह भी है कि काम तो इतना करना ही करना है, अदरवाइज भैया काम नहीं चलने वाला है। दूसरा यहाँ पे क्या होगा, महंगाई की मार भी झेलनी पड़ेगी, क्योंकि जब क्या होगा, व्यक्ति की इनकम कम रहती है, ठीक है, या ज्यादा टैक्सेस गवर्नमेंट वस्तुओं से वहां पे लगा देती है, तो क्या होता है कि व्यक्ति की इनकम गिर जाती है, क्योंकि वस्तुएं महंगी हो जाती है। 20 रुपए की वस्तु 50 रुपए में खरीदनी पड़ती है, 20 रुपए की वस्तु 50 रुपए में खरीदनी पड़ती है। तो ऐसे महंगाई जब बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ने से क्या होगा, आम व्यक्ति की डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो उत्पादन भी गिरेगा, ठीक। तो काम करने तथा बचत करने की इच्छा पर जो प्रभाव पड़ता है, इसको दो चीजें इफेक्टेड करने वाली हैं, ठीक है जी। गरीब आदमी की काम करने की क्षमता यहाँ पर बढ़ेगी, ठीक है, यहाँ पर बढ़ेगी, उसकी इच्छा बढ़ेगी, काम करना है, शाम का जुगाड़ करके लाना है। लेकिन अमीर आदमी के पास पहले से पैसा है, उस पर इसका ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। तो कुल मिलाकर कहने का अर्थ क्या है कि टैक्सेशन से, कराधान से, करारोपण से काम करने तथा बचत करने की इच्छा पर का प्रभाव पड़ता है। ओके, तो यहां पर हमने देखा एक हेडिंग तो ये हो गई, और मतलब ये दूसरी वाली और पहली वाली दो टॉपिकों, अर्थात ये पहला वाला और ए वाला उत्पादन और कराधान के संदर्भ में इसकी बात हम कर चुके हैं। और शेष जो प्रभाव हैं वो हम अगले वीडियो में देखें, उसको हम विस्तार से समझने का फिर प्रयास करेंगे।